तो लोग मजलिस पर यह भी इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है। मजलिस कभी हिंदुओं के खिलाफ थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बताओ, असदुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट निकाल कर बताओ कि असदुद्दीन ओवैसी ने किसी मजहब के खिलाफ कोई बात कही है? हाँ, यकीनन मैं एक मुसलमान हूं, मुझे उस पर फख्र है और जब तक जिंदा रहेगा, अल्लाह मुझे जिंदा रहेगा, मैं फख्र करूंगा कि हाँ, मैं भारत की जमहूरियत में मैं एक फख्र से कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं। और हमारा फर्ज यह बनता है कि हम सबको साथ लेकर चले। लोग इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे पास सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि हैदराबाद, मेरे हैदराबाद के पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इलाका है लाल दरवाजा, वहां पर एक मशहूर मंदिर है। उस मंदिर के पुजारी को जब कोविड हो गया था तो उस पुजारी के जिम्मेदारों ने मुझसे सुबह 2 बजे फोन करके कहा कि ओवैसी साहब, पुजारी जी को कोविड हो गया है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, अस्पताल में कोई बेड नहीं मिल रहा। तो हमने आधे घंटे के अंदर वो पुजारी जी को अपने अस्पताल असरा हॉस्पिटल में उनको बेड दिलाया, उनका पूरा इलाज करवाया और वो शिफायाब होकर निकले। बताओ फिर फिरका परस्त कौन है? फिर उसी मंदिर के पुजारी के लोगों ने हमसे आकर कहा कि आप सब काम कराते हैं, मंदिर को सरकार से बोलकर पैसे दिलाइए। तो मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी से कहा कि अकबर जाओ असेंबली में इस मसले को उठाओ। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से इस बात का मुतालबा किया कि लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 3 करोड़ रुपये चीफ मिनिस्टर मंजूर करो। तो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर खुश भी हुए और ताज्जुब कर रहे थे कि आप ये कह रहे हैं। तो अकबर ने कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे। हमारी लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। कोई मंदिर में घंटी बजाए, कोई मस्जिद से हय्याल सलाह हय्याल फलाह की सदाएं दे, कोई गिरजाघर को आबाद करे, कोई गुरुद्वारे में अपना जो मजहबी त्योहार अदा करे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भारत की राजनीति में सबको अपना अपना हिस्सा मिले। हम ये नहीं चाहते कि हम गरीबी और कश्मापुरसी के आलम में पड़े रहें और दूसरे इतना तरक्की करें कि वो आसमानों पर पहुंच जाएं और हम नीचे रह जाएं। ये हमारी लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अब आप सभी लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था कि आप लोगों के सामने हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज, संविधान रक्षक, संसद रत्न अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं इस शेर से उन्हें दावत दूंगा कि पोरस को बता दो, सिकंदर को बता दो, कतरा है मगर समुंदर को बता दो, और जुल्म के आगे ना कभी झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। जाओ जाकर ये बात वक्त के हिटलर को बता दो। आप लोगों के सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुजरात प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष व सदर जनाब मोहतरम साबिर काबुलीवाला साहब, बापू नगर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब शिब्बू भाई साहब, सूरत से मजलिस के उम्मीदवार जनाब अब्दुल शेख साहब, सूरत ईस्ट के मजलिस के उम्मीदवार वसीम कुरैशी साहब, दानी निमड़ा के मजलिस के उम्मीदवार
हमारी बहन कौशिका परमार साहिबा, डाइस पर मौजूद पूरे MIM पार्टी के काउंसलर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग इतनी बड़ी तादाद में बापू नगर विधानसभा में मजलिस के इस रैली में शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मजलिस से अपनी बेलोस मोहब्बत का इजहार इस जलसे को, इस रैली को कामयाब करके आपकी मौजूदगी से दिया। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो मोहब्बत और जो जज्बे का इजहार आज आप यहाँ पर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो विधानसभा के चुनाव में बापू नगर में आप एक नई तारीख को लिखेंगे अपने इत्तेहाद से, अपनी मोहब्बत से। और मुझे पूरा यकीन है कि आप ना सिर्फ अपने दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से शिबू भाई को नवाजेंगे, बल्कि आप लोग मुत्तहदा तौर पर बापू नगर विधानसभा की तरक्की के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके अमन को और महफूज करने के लिए बापू नगर विधानसभा के तमाम राय दहिंदे, तमाम यहाँ पर बसने वाले लोग अपना एक एक वोट से यहाँ पे शिबू भाई को वोट देकर अपना नया विधायक और नया MLA बनाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो मजलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मजलिस किसी मज़हब के खिलाफ थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस का एक ही पैगाम है कि हम भारत की राजनीति में अपना हिस्सा चाहते हैं। हम भारत की राजनीति में, हमारा मानना यह है कि जब तक कमज़ोरों को, मजलूमों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को उनका जायज़ मुकाम नहीं मिलेगा, हम अपने आप को जवाब नहीं दे सकते। ना हमसे इंसाफ होगा, ना हम जिस इलाके में और बस्तियों में रहती हैं उसका विकास होगा या डेवलपमेंट होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को, जो समाज अपने आप को कमजोर समझता है, जो समाज ये समझता है कि मुझसे इंसाफ नहीं किया जा रहा है, मुझ पर जुल्म किया जा रहा है, जो समाज ये समझता है कि मुझको विकास से दूर रख दिया गया, जो समाज ये समझता है कि मुझे इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाता, तो मैं आपसे सिर्फ यही बताने आया हूं, सिर्फ अपने जबान से कहने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उठकर अपने आप से नाइंसाफी करने वालों से आप उनको रोकेंगे नहीं, इंसाफ उसी वक्त होगा हमारे वतन अजीज भारत में जब आप एक सियासी ताकत बनेंगे, जब आप अपने वोट से अपने पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। जब तक आपके पास आपकी सियासी क़यादत नहीं होगी, लीडरशिप नहीं होगी, आप सिर्फ चीखें मारते रहेंगे कि मुझसे इंसाफ नहीं हो रहा है, मुझे अपना हक नहीं मिल रहा है। तो मैं बापू नगर के रहने वालों को पैगाम देने आया हूं कि आज मजलिस आपके दरमियान में है। कल तक आपसे यहां के रहने वालों को डरा कर वोट हासिल किया जाता था। आज मजलिस आपको ये पैगाम देने आई है
कि आप डर की बुनियाद पर शिब्बू भाई को वोट मत दीजिए, बल्कि आप एक उम्मीद की बुनियाद पर शिब्बू भाई को अपने वोट देकर कामयाब करिए। मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि आप खौफ की बुनियाद पर आप मजलिस का साथ मत दीजिए, मजबूरी की बुनियाद पर आप मजलिस का साथ मत दीजिए, बल्कि मैं आपको बताने आया हूं कि इंशाअल्लाह ताला गुजरात की राजनीति में मजलिस एक नई तारीख रकम करेगी। और आपको ये पैगाम दे रहा हूं और आपको ये उम्मीद दिला रहा हूं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ना हम किसी के से खौफ खाने वाले हैं। हम गुजरात की राजनीति में अपना हिस्सा चाहते हैं। मैं हिस्से की जब बात कर रहा हूं, मैं कोई आसमान से चांद और तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चांद की मट्ठी लाकर मेरे कदमों में रख दो। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि जब सबका विकास हो सकता है तो मेरी बस्ती का भी विकास होगा। जब सबके पास साफ पीने का पानी आएगा तो बापू नगर के रहने वालों को भी साफ पीने का पानी मिलना चाहिए। अगर दूसरे महल्लों में, दूसरी जगह पर अगर इस गवर्नमेंट के स्कूल बनते हैं तो मेरी कोशिश यही होगी कि बापू नगर में भी स्कूल बने। अगर दूसरे विधानसभाओं में कम्युनिटी हॉल बनता है तो बापू नगर में कम्युनिटी हॉल क्यों नहीं बनता। अगर दूसरे विधानसभा में अगर किसी की दुकान को तोड़ा जाता है, जैसा बापू नगर में हसरत मुहानी रोड पर दुकानों को तोड़ा गया, दूसरी जगह पर दुकान तोड़ने वालों को दूसरे मुकाम पर उनकी दुकान को मुंतकिल कर दिया गया, उनको रोजगार से महरूम नहीं किया गया। मगर बापू नगर में यहां पर गरीबों को उनकी दुकानें तोड़कर उनको गरीब बना दिया गया। आज आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस विधानसभा में साफ पीने का पानी आपको नहीं मिलता है। यहां पर जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो पीने का पानी का, साफ पीने का पानी का इंतजाम नहीं कर सके। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हैदराबाद में जहां पर मजलिस के विधायक हैं, हमारे कॉरपोरेटर हैं, हमने साफ पीने के पानी के लिए वहां की म्युनिसिपैलिटी से एक स्कीम को मंजूर करवाया। पूरे हैदराबाद तेलंगाना में सबसे पहले, जबकि उस वक्त आंध्र प्रदेश था, हमने बोरवेल के पास एक मशीन लगाई और मशीन के जरिए हमने बिस्लरी से साफ पानी गरीबों को मुहैया किया। आज भी वो पानी की स्कीम जिसको हमने सालारे मिल्लत वाटर प्लांट का नाम दिया, 1 रुपया उसमें डालो आप, 10 लीटर साफ पानी आपको मिलता है। जब हमने स्कीम हैदराबाद में शुरू की तो उसके बाद वहां के मुकामी डॉक्टर्स मेरे से मिलने आए और आकर मुझसे पूछा कि ओवैसी साहब, जब से आपने साफ पानी की स्कीम का काम शुरू किया, हमारे पास हमारे क्लिनिक में जो गरीब लोग आकर अपने ज़ईफ लोगों का, बूढ़े लोगों का और बच्चों का इलाज कराते थे, क्योंकि वो खराब गंदा पानी पीने से बीमार पड़ते थे। जब से आपने सालारे मिल्लत वाटर प्लांट लगाया है, हमारे क्लिनिक में उस पेशेंट की तादाद बहुत कम हो गई जो गंदा पानी पीकर बीमार पड़ते थे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप इस विधानसभा में हमारे नुमाइंदे को कामयाब करिए, शिबू भाई को। अगर गुजरात सरकार साफ पीने पानी का इंतजाम नहीं करेगी तो मैं मजलिस अपने पैसों से यहां पर वो साफ पीने के वाटर प्लांट को लगाएगी ताकि बापू नगर के लोगों को साफ पीने का पानी मिल सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उर्दू स्कूल नहीं है, 8वीं जमात तक बच्चियों का स्कूल है और 8th क्लास के बाद हमारी बेटियों को शहर के दूसरे मुकामात पर जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल करना पड़ता। कांग्रेस का एमएलए क्या कर रहा है? क्या कांग्रेस का एमएलए हुकूमत से लड़कर नुमाइंदगी करके, रिप्रेजेंटेशन करके 8th क्लास से 10th क्लास या 12th क्लास तक नहीं कर सकता था?
मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नहीं चाहते कि गरीबों की बच्चियां पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं दुनिया में। ये नहीं चाहते कि हिजाब और बुर्का पहनने वाली बच्ची अगर तालीम याफ्ता हो जाएगी तो फिर माशरे में, सोसाइटी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। ये नफरत करते हैं हिजाब पहनने वाले बच्चियां, बुर्का पहनने वाली बेटियां हमारी जो बुर्का हिजाब पहनकर स्कूल को जाती हैं कि मुझे इल्म की शमा को रोशन करना है। ये सब लोग आपको तालीम से रोकना चाहते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप शिब्बू भाई को कामयाब करिए। इसी बापू नगर विधानसभा में जो हमारी बेटियों को 8th क्लास के बाद अहमदाबाद के दूसरे मुकामात पर जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल करना पड़ रहा है, मैं और हम यहां पर जो भी सरकार होगी उनसे लड़कर इंशाअल्लाह ताला यहां पर उन बच्चियों की तालीम को मुकम्मल करवाएंगे। तीसरी बात कि मुराजी चौक के पास ग्राउंड है, एमएलए को तौफीक नहीं हुई कि उस ग्राउंड को बच्चों के खेल के लिए बचाया जाए। एमएलए आंख बंद कर लिया और वहां पर पुलिस अपने क्वार्टर्स बना रही है। इस विधानसभा के लिए वो ग्राउंड अहम है ताकि हमारे बच्चे वहां पर जाकर खेल कूदें, मगर एमएलए को उसको फिक्र नहीं है। कब्रस्तान है, कब्रस्तान के सामने गेट तो बन गई मगर कब्रस्तान के अंदर सफाई नहीं होती, लाइट का इंतजाम नहीं किया जाता। बापू नगर का जो कांग्रेस का एमएलए है, ना तो वो उस बापू नगर विधानसभा के जो लोग जिंदा हैं उनके लिए कुछ काम करता है और जो लोग कब्रस्तान में सो रहे हैं वहां पर भी उनकी साफ सफाई का इंतजाम या लाइट का इंतजाम नहीं कर सकता। तो मैं बापू नगर की जनता से अपील कर रहा हूं कि आप शिब्बू भाई का साथ दीजिए। आपकी विधानसभा को इंशाअल्लाह ताला एक मिसाली विधानसभा हम बनाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही कांग्रेस का विधायक अहमदाबाद का मेयर भी था। क्या किया इन्होंने? इनके बहुत कारनामे हैं। मैं कांग्रेस के विधायक को एक बात कहना चाह रहा हूं कि दुनिया भूल गई होगी मगर मैं हमेशा याद रखता रहूंगा कि तुम्हारी मौजूदगी में वली गुजराती की खबर को मिसमार कर दिया गया था। अगर तुम समझ रहे हो कि हम भूल गए, हम नहीं भूले हैं। ये कांग्रेस के विधायक में और इसकी सोच में और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए यहां के बापू नगर के तमाम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा शिब्बू भाई के हक में अपना साथ दीजिए ताकि बापू नगर की जनता जो विकास से, तरक्की से महरूम हो चुकी है, उनको विकास मिले, उनको उनका हक मिले। जो लोग कहते हैं कि मजलिस क्या करती है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी एमपी हूं। मैं आपके सामने खड़े होकर इस बात को कह रहा हूं कि मेरे हैदराबाद की एमपी हलके में एक विधानसभा कारवान, जहां पर किले गोलकुंडा भी है जो मशहूर तारीखी किला है, वहां पर मैंने अपने एमपी लैड के फंड से बच्चियों की तालीम के लिए, हमारी बेटियों की तालीम के लिए मैंने 8.5 करोड़ की एक बिल्डिंग बनाई जिसमें हमारी बेटियां 11th और 12th क्लास और डिग्री कॉलेज वहां पर मैंने एमपी फंड से बनवाया। वहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद में हमारी बेटियां जाकर वहां पर अपना इंटर, 11th और 12th और ग्रेजुएशन की तालीम को मुकम्मल करती हैं। लोग कहते हैं कि हमारे से सवाल करते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। हां, अल्लाह ने मेरे सीने में एक धड़कता हुआ दिल दिया है। अल्लाह ने मेरे सीने में दिल की जगह पत्थर को नहीं रखा है, मेरे सीने में एक धड़कता हुआ दिल है। मैं इंसान हूं, मैं किसी गरीब की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करता हूं। अगर मेरी बेटियों की आंख में आंसू आएंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरी बेटियों
तुम्हारे आंख के आंसू मंजलिस के एक जिम्मेदार तुम्हारे आंख के आंसू भी पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं बापू नगर के बुजुर्गों से वादा कर रहा हूं, जो बूढ़े हैं, जो ज़ईफ हैं, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि शिब्बू आपके लिए एक बैसाखी बनकर उन गरीबों के, उन हमारे बुजुर्गों के, ज़ईफ लोगों के ख्वाबों को पूरा करेगा। मैं बापू नगर के नौजवानों से वादा कर रहा हूं कि नौजवानों, अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में नाउम्मीदी पैदा हो चुकी है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुका है, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं बापू नगर के नौजवानों, ये शिब्बू तुम्हारी उम्मीद बनेगा। ये शिब्बू तुमको दुनिया में एक नई राह दिखाएगा। वो कभी तुम नौजवानों के दिलों में नाउम्मीदी को पैदा होने नहीं देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बापू नगर के डेवलपमेंट का ये प्लान, ये मंजलिस पार्टी का है। मैं बापू नगर के तमाम जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि आप मंजलिस को मौका दीजिए। कांग्रेस का विधायक बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है आपके मसाइल को हल करने के लिए। हमने एक हरकियाती नौजवान को, एक जिसके दिल में गरीबों के लिए एक तड़प है, जिसके दिल में मजलूमों को इंसाफ दिलाने का एक लगन है, आप यहां से शिब्बू भाई को वोट देकर मंजलिस को नहीं बल्कि बापू नगर की जनता अपने आप को कामयाब करे, यह मैं आपको बताने के लिए आया हूं। दूसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि लोग बोलते हैं कि मंजलिस के तेलंगाना में 7 एमएलए, आपने क्या काम किया। लोग बार बार इल्जाम लगाते कि मंजलिस नफरत की राजनीति करती है। अरे जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, कभी आओ हैदराबाद को आकर देखो, तेलंगाना को आकर देखो कि मंजलिस ने क्या काम किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस ने गवर्नमेंट के जो उर्दू स्कूल्स हैं हैदराबाद के और तेलंगाना के जो 10th क्लास में बोर्ड का एग्जाम लिखते हैं, हमने 2005 से अब तक करीब 3 करोड़ बच्चे और बच्चियों को स्कूल का बैग दिया। 10th क्लास की इम्तिहान की फीस हम तेलंगाना में देते हैं। मेरे ख्याल से अब तक 8-9 करोड़ रुपये उस पर खर्च हो चुके हैं। ये काम मंजलिस करती है, इसीलिए तो मंजलिस जीतती है। मैं आपसे बल्कि बापू नगर नहीं बल्कि गुजरात के उन तमाम जनता से अपील कर रहा हूं कि आप एक मर्तबा मंजलिस का दामन थाम लीजिए। एक मर्तबा आप असदुद्दीन ओवैसी की बात के यकीन करिए। एक मर्तबा आप साबिर काबुली वाला की क़यादत को मजबूत करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला नाइंसाफियों के दौर का खात्मा होगा। गरीबों और मजलूमों को एक नई उम्मीद की किरण नजर आएगी कि अब तक हमने जिनका साथ दिया था उन्होंने हमको धोखा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग मंजलिस पर यह भी इल्जाम लगाते हैं कि मंजलिस हिंदुओं के खिलाफ है, मंजलिस कभी हिंदुओं के खिलाफ थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बताओ, असदुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट निकाल कर बताओ कि असदुद्दीन ओवैसी ने किसी मजहब के खिलाफ कोई बात कही है? हां, यकीनन मैं एक मुसलमान हूं, मुझे उस पर फख्र है और जब तक जिंदा रहेगा, अल्लाह मुझे जिंदा रहेगा, मैं फख्र करूंगा कि हां, मैं भारत की जमहूरियत में मैं एक फख्र से कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं। और हमारा फर्ज यह बनता है कि हम सबको साथ लेकर चले। लोग इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे पास सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि हैदराबाद, मेरे हैदराबाद के पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इलाका है लाल दरवाजा, वहां पर एक मशहूर मंदिर है। उस मंदिर के पुजारी को जब कोविड हो गया था तो उस पुजारी के जिम्मेदारों ने मुझसे सुबह 2 बजे फोन करके कहा कि ओवैसी साहब, पुजारी जी को कोविड हो गया है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, अस्पताल में कोई बेड नहीं मिल रहा। तो हमने आधे घंटे के अंदर वो पुजारी जी को अपने अस्पताल असरा हॉस्पिटल में उनको बेड दिलाया, उनका पूरा इलाज करवाया और वो शिफायाब होकर निकले। बताओ फिर फिरका परस्त कौन है? फिर उसी मंदिर के पुजारी के लोगों ने हमसे आकर कहा
कि आप सब काम कराते हैं, मंदिर को सरकार से बोलकर पैसे दिलाइए। तो मैंने अकबरुद्दीन अवैसी से कहा कि अकबर जाओ असेंबली में इस मसले को उठाओ। और अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से इस बात का मुतालबा किया कि लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 3 करोड़ रुपये चीफ मिनिस्टर मंजूर करो। तो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर खुश भी हुए और ताज्जुब कर रहे थे कि आप ये कह रहे हैं। तो अकबर ने कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे, हमारी लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। कोई मंदिर में घंटी बजाए, कोई मस्जिद से हय्याल सलाह हय्याल फलाह की सदाएं दे, कोई गिरजाघर को आबाद करे, कोई गुरुद्वारे में अपना जो मजहबी त्योहार अदा करे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भारत की राजनीति में सबको अपना अपना हिस्सा मिले। हम ये नहीं चाहते कि हम गरीबी और कस्मापुरसी के आलम में पड़े रहें और दूसरे इतना तरक्की करें कि वो आसमानों पर पहुंच जाएं और हम नीचे रह जाएं। ये हमारी लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों।